हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते हैं, करते हैं। हाय, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं आपको ब्लॉक 2 का यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें अभी मैं टूर पे आया हूँ, लेकिन मुझे मौका मिल गया, एक रूम मिला है यहाँ पर में। तो हमारे साथीगण जो है बाहर चले गए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो है सोचा कि थोड़ा सा कुछ टाइम निकाल के जो है एक आध वीडियो बना लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, मीन्स ऐसे बच्चे जिनको स्पीच में प्रॉब्लम होती है और लैंग्वेज के हैंडीकैप्ड होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में। तो इन सर्टेन केसेस चिल्ड्रन शो स्पीच डिसऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैमरिंग, स्टटरिंग एट्सेट्रा। कहते हैं कुछ स्थिति में आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि बच्चे के अंदर में स्पीच की समस्या होती है, स्पीच डिसऑर्डर होती है। जैसे कि स्टैमरिंग की शिकायत होती है, मतलब वो तुतलाने लगते हैं, स्टटरिंग या रुक रुक के बोलते हैं। सम चिल्ड्रन में हैव अदर काइंड्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स टू। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ और भी तरह के जो है स्पीच की समस्याएं या डिसऑर्डर हो सकती है। However, these children can benefit from the regular classroom teaching as they have other senses in fact, या इंटैक्ट दे भी रखा है इसमें, फिर भी दे रखे हैं कि ये जो बच्चे होते हैं वो और बच्चों की तरह जो रेगुलर क्लासरूम में पढ़ने जाते हैं उनकी तरह उनको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके जो दूसरे सेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। With the regular and proper speech therapy, these children can also get over their speech defects considerably and be at par with normal children. कहते हैं अगर लगातार या प्रॉपर स्पीच थेरापी करा जाए तो उससे भी ये जो बच्चे होते हैं वो अपनी स्पीच की जो समस्या होती है, कमियां होती है, डिफेक्ट होती है, उनको उचित रूप से, कंसिडरेबली रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं और नॉर्मल बच्चे की तरह जो है रह सकते हैं, बी एट पार विद नॉर्मल चिल्ड्रन। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं कॉजेज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। आखिर में स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर होती क्यों है? तो स्पीच डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉजेज सच एज हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशंस, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्पीच मैकेनिज्म, डिलेड डेवलपमेंट एंड कल्चरल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कहते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स से होते हैं वो कुछ ऐसे कॉजेज़ के मिलावट के कारण होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशंस के कारण, मतलब उनके अंदर वंशानुगत कुछ पूर्व समस्याएं होती है। उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है, मतलब न्यूरॉन्स में जो दिमाग में न्यूरॉन होती है उनमें प्रॉब्लम्स होती है। फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, मतलब जब स्पीच मैकेनिज़्म होती है, कहने का मतलब जब वो बोलने लगते हैं तो उस समय ऐसा लगता है उनके शरीर में कुछ असमानता दिखाई पड़ेगा आपको, उसी को फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ कहा जाता है। डिलेड डेवलपमेंट, मतलब ऐसे लोगों का विकास जो है वो बहुत ही, ऐसे बच्चों का विकास बहुत ही रुक रुक के होता है। एंड कल्चरल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, और ऐसे बच्चों के ऊपर वहाँ की कल्चर और जो एनवायरनमेंट होती है उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट में दे रखे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैन बी ड्यू टू ब्रेन डैमेज, मेंटल रिटार्डेशन, सेंसरी एंड परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट और एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन।
लैंग्वेज डिसऑर्डर किन किन कारणों से हो सकते हैं? तो अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया हो, अगर मेंटल रिटार्डेशन हो गया हो, सेंसरी और परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट हो, मतलब परसेप्चुअल मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है अगर वो कमज़ोर पड़ गया हो, या एनवायरमेंटल डिप्रेवेशन हो गया, मतलब उनको वातावरण से अगर वंचित रखा जाए तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं यहाँ पे 3.10 में फिजिकली, ऑर्थोपेडिकली एंड हेल्थ हैंडीकैप्ड चाइल्ड। फिजिकली दे रखे हैं, ऑर्थोपेडिकली दे रखे हैं, और हेल्थ जो है उनसे जो हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं उनके ऊपर हम देखेंगे। ये सारे वर्ड आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं क्या होते हैं। ए फिजिकली हैंडीकैप्ड child can be educated in the normal school by making adjustment in sitting arrangements, like taking a seat on the side rather than in the middle of the classroom, and changing the physical structure of the classroom which has ramps. कहते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं उनको एजुकेटेड किया जा सकता है नॉर्मल स्कूल में सिटिंग अरेंजमेंट को सही व्यवस्था करवा करके। मतलब जहाँ पे बच्चे बैठते हैं क्लासरूम में उनको अगर सही तरीके से अगर सिटिंग अरेंजमेंट करा दे तो उनको जो है पढ़ाया जा सकता है, उनको एजुकेट किया जा सकता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि टेकिंग ए सीट ऑन द साइड, कि साइड में सीट लेने के बदले रैदर देन इन द मिडल ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के बीच में उन्हें सीट ना दे करके उन्हें साइड का सीट दे दिया जाए। एंड चेंजिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम विच हैज़ रैम्प्स, और खास करके ऐसे क्लासरूम जिनमें रैम्प्स लगे रहते हैं उनकी अगर फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल दिया जाए तो उससे भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। द सेम टीचिंग मेथड्स एंड सेम करिकुलम इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग ए फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। कहते हैं इसी प्रकार के टीचिंग मेथड और इसी प्रकार के पाठ्यक्रम या जो करिकुलम है उनका जो है यूज़ किया जाता है फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड को क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं 3.10.1 में कॉजेज़ ऑफ फिजिकल, ऑर्थोपेडिक एंड हेल्थ हैंडीकैप्ड। कहते हैं फिजिकल, ऑर्थोपेडिक और हेल्थ हैंडीकैप्ड के आखिर में कारण क्या क्या होते हैं। तो द कॉजेज़ आर मैनी एंड वेरिड आर एज प्रेजेंटेड बिलो। कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं और अलग अलग होते हैं, और जो है वो कॉजेज़ आपको नीचे दिए गए हैं। देखिए क्या सब कॉजेज़ है। पहला है ब्रेन डैमेज, ब्रेन फीवर, ब्रेन एनोक्सिया लीड टू फिजिकल डिसेबिलिटी। जितना भी चीज़ दे रखे हैं इससे फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकते हैं। दूसरा है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, इंटॉक्सिकेशन। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब RH की जो मात्रा है या क्वांटिटी है उसमें कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बन पाती है इंटॉक्सिकेशन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं वायरल इन्फेक्शन सफर्ड बाय द एक्सपेक्टेंट मदर ऑल्सो कॉज फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर ऐसा उम्मीद किया जाता है कि मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो तो इससे भी फिजिकल डिसेबिलिटी का कारण बन सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर लगातार मेहनत कर रहे होते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लीड पॉइजनिंग, अगर मान के चलिए कुछ ऐसा पॉइजन का कोई यूज़ कर लिया गया हो जिससे कि नुकसान हो तो उसको लीड पॉइजनिंग कहा गया है। एक्सीडेंट्स में कॉज डैमेज टू द ब्रेन लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कहते हैं अगर न्यूरॉन्स में खराबी आ जाए तो इससे भी समस्याएं, एक्सीडेंट्स पैदा हो सकती है, क्योंकि ब्रेन उस समय क्षतिग्रस्त हो जाती है और सही से काम नहीं कर पाती है। उसके बाद है पोलियो अगर हो जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्न्स एंड इंजरीज आर सिग्निफिकेंट कॉजेज एज पर एन SSO 1991 फॉर इंडियन सोसाइटी। अगर जल जाए कहीं पर में, घायल हो जाए, इंजरीज हो जाए, या कुछ सिग्निफिकेंट ऐसे कारण होते हैं NSSO 1991 के अनुसार से भारतीय समाज के लिए। उसके बाद है हेल्थ प्रॉब्लम, अगर उनको हेल्थ की समस्या हो। सम चिल्ड्रन हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ चिल्ड्रन क्या होती है उनके पास हेल्थ की समस्या होती है दैट इंटरफेयर विद देयर एजुकेशन, और जो कि उनके एजुकेशन में बहुत सारी इंटरफेरेंस कर देती है। जैसे कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ की समस्या होती है, उन्हें ट्यूबरक्लोसिस जो TB नाम की जो बीमारी है वो होती है, अस्थमा जो दमा होती है, एपिलेप्सी जो मूर्छा होती है,
माइग्रेन, दिमाग में दर्द जो होती है, और डायबिटीज़ नाम की जो है शिकायत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सर्टेन केसेस ए चाइल्ड विद हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एपिलेप्सी मे बी प्रेजेंट इन द रेगुलर क्लासरूम। कहते हैं ऐसी हालात में एक ऐसे बच्चे जिनको हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे कि एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम हो, तो वो रेगुलर क्लासरूम में उपस्थित हो सकते हैं। द चाइल्ड कैन स्टडी वेल बट हैज़ ए सोशल स्टिग्मा एंड लो सेल्फ एस्टीम। कहते हैं चाइल्ड जो है अच्छे तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में सामाजिक कलंकट्टी का या कम आत्मसम्मान का खतरा जो है वो मंडराता रहता है। तो सोशल स्टिग्मा मीन्स सामाजिक कलंकट्टी का, और लो सेल्फ एस्टीम मीन्स इनको कम जो है खुद को सम्मान ये फील करते हैं वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं रेमेडियल मेजर्स इंक्लूड द टीचर हेल्पिंग सच चिल्ड्रन एंड रिड्यूसिंग द स्टिग्मा बाय मेकिंग अदर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। इसके लिए सुधार वाली उपाय की जाती है, रेमेडियल मेजर्स की जाती है, जिसमें टीचर अपने आप को खुद को लग के काम करते हैं। वह ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और ऐसे जो कलंक होती है उनको कम करते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं, तो बाय मेकिंग अदर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। ऐसे में टीचर जो ऐसे बच्चों के अगल बगल में जो बच्चे बैठे होते हैं उनको ये समझाते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या समस्या है, और इससे क्या होते हैं, बच्चों के अंदर में जो सेल्फ एस्टीम होती है वो बढ़ जाती है, और बच्चा को ये नहीं लगता है कि मुझे कोई सोशल स्टिग्मा फीलिंग हो रही है। द टीचर ऑल्सो नीड्स टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्यूरिंग कन्वल्शंस दैट द चाइल्ड सफ़र्स। कहते हैं टीचर जो है उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेने की भी ज़रूरत है जब कन्वल्शंस के टाइम होती है। तो कन्वल्शंस का मतलब होते हैं जब उन्हें उठने बैठने में, घूमने फिरने में या इधर उधर करने में दिक्कत होती है। तो fear should be eliminated and the place where the event is occurring should be cleared of all congestion, and the child should be helped to breathe properly after the convulsions are over। कहते हैं जो डर है उनको ख़त्म कर दी जानी चाहिए, और एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर में ये घटना मतलब इवेंट हो रही होती है, उन्हें कंजेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उनसे दूर रखा जाना चाहिए। एंड चाइल्ड शुड बी हेल्प टू ब्रीथ प्रॉपरली। चाइल्ड को सही तरीके से सांस लेने में मदद की जानी चाहिए। आफ्टर द कन्वल्शंस ऑफ ओवर, जब उन्हें बार बार एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं। आगे 3.11 में है इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड, मतलब ऐसे बच्चे जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, रोते हैं तो रोने ही लगते हैं, हंसते हैं तो हंसने ही लगते हैं, कभी रोने लगते हैं कभी हंसने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। The emotionally disturbed child is one whose reactions to life situations are unrewarding to the child itself and unacceptable to peers and other members of the society। जो इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड होते हैं ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिएक्शन जो है लाइफ सिचुएशन के प्रति अनरिवॉर्डिंग होती है। अनरिवॉर्डिंग का मतलब जो पसंद नहीं किया जाता है। वो बच्चे खुद भी उनको जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए रखें टू द चाइल्ड इटसेल्फ एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीयर्स, और उनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी ये अच्छा नहीं लगता है, अनएक्सेप्टेबल होते हैं, स्वीकार नहीं जाता है। साथ ही साथ में समाज में जो और सदस्य होते हैं वो भी इन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दिस चाइल्ड हैज़ एन एबिलिटी टू लर्न, his inability to establish interpersonal relations with others and often shows inappropriate behaviors or feelings which are very undesirable and not approved by people or society। कहते हैं ये जो बच्चे होते हैं इन्हें समझने की जो है अयोग्यता होती है, क्षमता नहीं होती है। इसके बाद आपस में दूसरे बच्चों के साथ जो संबंध होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस, उनको स्थापित करने में सक्षम ये नहीं हो पाते हैं। एंड ऑफ्टन शोज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, और ये हमेशा अनुचित व्यवहार जो है दिखाते हैं अपने आप को करते हुए दूसरों को। और फीलिंग भी विच आर वेरी अनडिजायरेबल एंड अप्रूव्ड बाय पीपल और सोसाइटी एंड नॉट दे रखे हैं इसमें, यह जो है अच्छा नहीं माना जाता है, अनडिजायरेबल होते हैं और इसे लोगों या सोसाइटी के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है। Under normal circumstances where other children behave normally, the children tend to show unhappiness, depression and fear of personal and school problems। कहते हैं अगर परिस्थितियों में देखा जाए जहाँ पर में दूसरे बच्चे नॉर्मली बिहेव करते हैं
तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, दीज चिल्ड्रन, मतलब समान तरीके से तो और बच्चे नॉर्मली बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या दिखाते हैं, अनहैप्पीनेस दिखाते हैं, मतलब वो खुश नहीं दिखाई देते हैं। डिप्रेशन मतलब मानसिक तनाव होती है उनके अंदर में। एंड फियर ऑफ पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स, और खुद की या स्कूल प्रॉब्लम्स की उनके अंदर में डर समाहित होती है। दीज अफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और यह उनकी जो पढ़ने लिखने की जो परफॉर्मेंस है उनको काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित कर देती है। वही दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दिस अफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ पे आपका एंड हो गया। आप 3.11.1 में पहुँचते हैं यहाँ पर में, कॉजेज़ ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस में। देखिए कॉजेज़ ऑफ आपका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है इसमें क्या दे रखे हैं, आखिर में इमोशनल डिस्टर्बेंस क्यों होते हैं। पहले तो आपने सीखा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होती है, अब दे रखे हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो दीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू साइकोएनालिटिक, एनवायरमेंटल एंड स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स। कहते हैं इन सभी को किस ग्रुप में कैटेगराइज रखा जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। तो साइकोएनालिटिक, एनवायरमेंटल और स्कूल से संबंधित जो कारक होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उसमें रखा जाता है। अब यहाँ पे इस फैक्टर को आप मैथमेटिक्स वाला फैक्टर मत समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है द साइकोएनालिटिक कॉजेज आर। अब साइकोएनालिटिक कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसमें एंग्जाइटी होती है, चिंता बनी रहती है मन में, ट्रॉमा डर बना रहता है, डिस्ट्रस्ट ऑफ एडल्ट्स में अविश्वास पैदा हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत डरावना होता है, दिल दहलाने वाले होती है। फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेक्शन, इनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है और ऐसा इनको बार बार फील होता है कि हमेशा ये दूसरे के सामने में रिजेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैटरनल डिप्रिवेशन ड्यू टू डेथ ऑफ द मदर, उनको ये बार बार डर सताता रहता है कि उनकी मदर का डेथ हो जाएगा और वो माँ से वंचित हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है एंग्जाइटी, ट्रॉमा, डिस्ट्रस्ट में सब में आ जाते हैं। तो पहला जो था वो था साइकोएनालिटिक कॉजेज़। अब चलते हैं आगे में, एनवायरमेंटल कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो एनवायरमेंटल जो कॉजेज़ होते हैं इसमें दे रखे हैं, दिस इंक्लूड्स मेंटल इलनेस, इसमें कुछ दिमागी बीमारी होती है वो आते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया आपको पता है, अगर सामने में रस्सी रखा हुआ है तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि नहीं ये रस्सी नहीं, सांप रखा हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया होती है। मैटरनल मैल न्यूट्रिशन होती है, इसमें जो माँ होती है वो कुपोषण का शिकार होती है, उनको सही से न्यूट्रिशन या पोषण नहीं मिल पाते हैं खाने पीने के जरिए से। एनॉक्सिया होती है, हेड इंजरी होते हैं, सेपरेशन हो जाते हैं पेरेंट्स से बच्चे अलग हो जाते हैं, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट होती है, आपस में माँ बाप में हमेशा झगड़ा लड़ाई बना रहता है, डाइवोर्स हो जाते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एब्यूज़ होती है, मतलब शारीरिक और मानसिक जो एब्यूज़ मतलब दुरुपयोग होते हैं। यहाँ पे एब्यूज़ मतलब गाली देना नहीं होगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, दुरुपयोग है यहाँ पे एब्यूज़ मीन्स। और उनको नेगलेक्ट किया जाता है, उन्हें मतलब जो है उनको इग्नोर किया जाता है। आगे दे रखे हैं स्कूल रिलेटेड कॉजेज़, ठीक है। ये एनॉक्सिया, ये सब जितने भी सारे हैं ये सारे मेंटल इलनेस में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्कूल से जो संबंधित जो कॉजेज़ है, कारण है, वो क्या क्या है उनके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए। दिस कुड बी लो हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, तो स्टूडेंट से या तो कम या ज़्यादा उम्मीद की जाती है और उनके साथ यह बर्ताव लगातार किया जाता है, कंसिस्टेंट बिहेवियर मैनेजमेंट। उनको बिना मतलब का असाइनमेंट दे दिया जाता है, मीनिंगलेस असाइनमेंट्स, एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। और अगर ऐसे बच्चे गलत काम कर रहे होते हैं, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, तो भी उन्हें रोका नहीं जाता है, बल्कि उनको और बल दिया जाता है कि और करो। इसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। आगे दे रखे हैं दी चिल्ड्रन शो स्लो बिहेवियर्स लाइक इनअटेंटिवनेस, नर्वस रिएक्शंस, फेल्योर इन स्कूल एंड जेलसी। तो यहाँ पे सो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है स्लो दे रखा है, मिसप्रिंट हो गया है। तो ऐसे बच्चे किस तरह के बिहेवियर दिखाते हैं कि यह किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इनअटेंटिवनेस हो जाती है। इनका नर्वस रिएक्शंस जो होती है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्कूल में हमेशा जो है वो फेल्योर साबित करते हैं,
या इनके अंदर में जेलसी की भावना होती है, जलन होती है दूसरों से। नेक्स्ट है इमोशनली डिस्टर्ब्ड। इमोशनली कैसे डिस्टर्ब होते हैं? द चाइल्ड हैज़ ए नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो बच्चे होते हैं उनका अपना जो विचार होता है वो नेगेटिव होते हैं। लैक्स फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। खुद जो काम कर रहे होते हैं उनकी फीलिंग में कमी होती है। कॉन्फॉर्मिटी टू डिमांड्स। जो भी डिमांड उनके अंदर में होती है वो नियम के हिसाब से हो, कॉन्फॉर्मिटी हो। सेटिंग ऑफ रियलिस्टिक गोल्स। उनका जो रियलिस्टिक गोल है वो सेटिंग होती है उनकी। एबिलिटी टू हैंडल एंग्जाइटी एंड इज़ वेरी विथड्रॉन। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि एंग्जाइटी को जो है वो झेले, हैंडल करे। एंड इज़ वेरी विथड्रॉन, और काफ़ी ये पीछे रहते हैं ऐसे काम में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर इमोशनली डिस्टर्ब्ड। जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, आखिर उसके लिए क्या एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, कैसे पढ़ाया जाए ऐसे बच्चों को? तो टीचिंग इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड इज़ ए चैलेंज। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड को पढ़ा रहे होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। द एम्फोसिस शुड बी ऑन स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर इफ़ इट शुड बी लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर द चाइल्ड। कहते हैं जोर डाली जानी चाहिए कि क्लासरूम एटमॉस्फेयर की जो बनावट है वो अच्छा से अच्छा हो। इट शुड बी लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर द चाइल्ड। यहाँ पर में चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो, रिस्ट्रिक्टिव हो। यूज़ सेलेक्टेड रीडिंग मटेरियल्स। इनके लिए जो है गिना चुना हुआ जो है पढ़ने की मटेरियल हो। ग्रुप इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल एंड टीचर। पीपल और टीचर के बीच जो है ग्रुप इंटरेक्शन हो। पीपल मतलब शिष्य होते हैं और टीचर तो पता ही है। साथ ही साथ पीयर्स में, पीयर्स मतलब जो साथ जो पढ़ने वाले होते हैं। डायरेक्टेड ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होती है तो उनको ये बता करके किया जाए कि कैसे ग्रुप एक्टिविटी करना है। सपोर्टिंग सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। अगर खुद से कोई डायरेक्ट एक्टिविटी करते हैं तो उनमें सपोर्ट होना चाहिए। कई बार होते हैं बच्चे या पीयर्स होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो खुद से ग्रुप बना के कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन उनमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। एंड रिकॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स। और अगर कुछ सकारात्मक बिहेवियर करते हैं तो उनको भी ध्यान में रखा जाए, रिकॉर्ड किया जाए। इन एडिशन टेक्निक्स लाइक बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मॉडलिंग, काउंटर कंडीशनिंग, डीकंडीशनिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग शुड बी यूज्ड। कहते हैं इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन आते हैं, मॉडलिंग, काउंटर कंडीशन आते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब उनके बिहेवियर में सुधार की जाती है। वो कुछ कर रहे होते हैं तो उनके अगर कुछ उनको प्रॉब्लम होती है तो उनमें भी सुधार की जाती है। डीकंडीशनिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन। अगर वो बार बार कंडीशन रखता है तो उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। अगर उनके अंदर में सेंसिटिविटी होती है, मतलब बार बार मन में कुछ लगता रहता है, तो उनको भी दूर किया जाता है। इसी को डिसेंसिटाइजेशन कहा गया है। एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग शुड बी यूज्ड। और ऐसा काउंसलिंग को यूज़ किया जाना चाहिए जो नॉन डायरेक्टिव हो, डायरेक्टिव ना हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 3.12 में लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। डिसेबल्ड चाइल्ड की लर्निंग कैसे होती है? दिस डिसेबिलिटी हैज़ गॉट द मैक्सिमम अटेंशन इन द रिसेंट ईयर्स। चिल्ड्रन हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस बट दे हैव डिफिकल्टी मास्टरिंग बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, लिसनिंग एंड ओरल लैंग्वेज। कहते हैं ये जो डिसेबिलिटी होती है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आधुनिक वर्षों में, फ़िलहाल जो अभी चल रही है इन वर्षों में बच्चों के प्रति। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं इनमें नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, बट दे हैव डिफ़िकल्टी मास्टरिंग बेसिक स्किल्स। नॉर्मल इंटेलिजेंस तो होती है लेकिन फिर भी उनको डिफ़िकल्टी होती है कुछ चीज़ों को के ऊपर पारंगत हासिल करने में, जैसे रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, अरिथमेटिक आपको पता है अंक गणित को सीखने में, लिसनिंग और ओरल लैंग्वेज में, मतलब सुनने में और बोल करके कोई लैंग्वेज को प्रकट करने में। दीज नहीं है, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग: इनपुट, इंटीग्रेशन, मेमोरी एंड आउटपुट। कहते हैं लर्निंग की जो है 4 अवस्थाएं होती है। पहला तो होती है इनपुट, पहले आप उसको सुने, फिर उसको एक साथ एकत्रित करें, इंटीग्रेशन करें, फिर आप अपने याददाश्त में लाएं, मेमोरी करें, और फिर उसको प्रैक्टिस में लाएं, आउटपुट करें।
लर्निंग डिसेबिलिटी कैन अकर इन एनी ऑफ 4 स्टेजेस, और लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं वो किसी भी 4 स्टेजेस में जो है हो सकते हैं। अब है डिसेबिलिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो ये होते हैं, सबसे पहले वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में रीडिंग प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया में लिखने की समस्या होती है, राइटिंग प्रॉब्लम। डिसकैल्कुलिया है, डिसकैल्कुलिया में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती है, मैथ बनाने में समस्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज को सीखने में वो डिसेबल हो जाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है। आगे दे रखे हैं, दीज आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बिलो, ये जितने भी बताए गए हैं इनको नीचे जो है एक्सप्लेन किया गया है। कहते हैं ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें रीडिंग करने में समस्या होती है, जैसे जिसको कि डिसलेक्सिया कहा जाता है। देखिए डिसलेक्सिया क्या है। टाइप्स ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटीज़, अब रीडिंग डिसेबिलिटी के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन रीडिंग। रीडिंग में 2 प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। वन इज़ इन बेसिक रीडिंग स्किल्स, एक में तो जो है बेसिक रीडिंग स्किल्स आती है, एंड इन्वॉल्व्स द फाउंडेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स, साउंड एंड द वर्ड दे रिप्रेजेंट। और इसमें फाउंडेशनल स्किल्स को के ऊपर बात की गई है, जिसमें कि लेटर, साउंड, वर्ड जो भी लिखा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनको समझने में परेशानी होती है, अंडरस्टैंड करने में। दूसरा जो होते हैं, द सेकेंड वन इज़ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिसेबिलिटीज़, मतलब जो आप रीड तो कर रहे हो लेकिन पूरा पढ़ करके आप अपने दिमाग में कितना उतार पा रहे हो, तो उसके अंदर भी अयोग्यता जो है वो आ जाती है बच्चों में। विच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स थिंकिंग स्किल्स, इसमें जो है थिंकिंग स्किल्स काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एज अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लार्जर मीनिंग्स ऑफ पैसेजेस, जैसे कि उनको वर्ड समझ में जल्दी नहीं आता, फ्रेज या बड़े बड़े जो वर्ड के मीनिंग है वो समझ में नहीं आता, और पैसेज को भी समझने में उनको परेशानी होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डिस्ग्राफिया और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन राइटिंग। राइटिंग में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या डिस्ग्राफिया, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन बेसिक राइटिंग स्किल्स इंक्लूड न्यूरोलॉजिकली बेस्ड डिफिकल्टी विद रिप्रोड्यूसिंग रिटन वर्ड्स एंड लेटर्स। लर्निंग डिसेबिलिटी में बेसिक राइटिंग स्किल्स क्या होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिकली बेस्ड डिफिकल्टी आती है, मतलब हमारा ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, और इससे जो सही सही वर्ड होना चाहिए, अच्छा से वर्ड लिखा होना चाहिए लेटर, उसको लिखने में डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है। एक्सप्रेसिव रिटन डिसेबिलिटीज़ में इन्वॉल्व कॉम्प्रीहेंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिटन थॉट्स ऑन पेपर। एक्सप्रेसिव राइटिंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है कि आप अपनी बातों को व्यक्त करना चाहते हैं लिख करके, इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी शामिल होती है, जिसको कॉम्प्रीहेंडिंग कहा गया है। और जो रिटन थॉट्स हैं उन पेपर में कुछ लिखा गया है, उनके ऊपर जो रिटन थॉट है उनको ऑर्गेनाइज करने में भी परेशानी होती है। These can be in terms of learning disabilities in basic writing skills, expressive writing disabilities। ये जितने भी शब्द हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, वो बेसिक राइटिंग स्किल्स, एक्सप्रेसिव राइटिंग डिसेबिलिटीज़ में शामिल होती है। आगे इसमें दे रखे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन मैथ डिसकैल्कुलिया। मैथ डिसकैल्कुलिया में जो है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैसे होती है उसके ऊपर बात की गई है। तो इफ़ द चाइल्ड स्ट्रगल्स विथ मैथ कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वन कैन सस्पेक्ट ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर किसी बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है मैथ की कैलकुलेशन में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो शक कर सकते हैं कि इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या हो रही है, इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये लर्न नहीं कर पा रहे हैं। दिस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कुड बी इन मैथ, बेसिक मैथ। अब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं वो बेसिक मैथ सीखने में होते हैं, अप्लाइड मैथ स्किल्स में, जहाँ पे मैथ को हम सीख के अप्लाई करते हैं, एंड अदर डिसऑर्डर्स, और कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिसकैल्कुलिया होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी LD इन बेसिक मैथ स्किल्स, और बेसिक मैथ स्किल्स में भी लर्निंग डिसेबिलिटी को देखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दे रखे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है उसके बारे में दे रखे हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कई प्रकार होते हैं। Students with language-based learning disabilities may have difficulty with understanding or producing spoken language or both। कहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जो है लैंग्वेज में समस्या होती है, उन्हें कठिनाइयाँ हो सकती है स्पोकन लैंग्वेज को बोलने के लिए या समझने के लिए, या दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इज़ ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं अगर हम सुन करके किसी कहीं सोर्स से हम अगर उसको मतलब ले करके फिर भी अगर नहीं बोल पाते हैं तो इसी को रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं जो कि जो स्पोकन होती है उसको अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है, और कभी कभी जो लिखा हुआ चीज़ होता है या लैंग्वेज होते हैं उनको भी समझने में समस्या उत्पन्न करती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 3.12.1 में कॉजेज़ ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आखिर में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के क्या कारण होते हैं, क्यों होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो द कॉजेज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। कहते हैं जो कॉजेज़ होते हैं इसको एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने कई बार बोल रखा है, तो कई यूनिट में आप देख सकते हैं इसका क्या क्या मीनिंग है। इसी यही कारण है कि मैं हर एक वर्ड को बार बार जो है मीनिंग को मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने एक बार इसको कर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेट अस टेक ईच ऑफ दीज एंड सी व्हाट दे आर। कहते हैं इनमें से सभी को लेते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं। आखिर में ये एजुकेशनल फैक्टर क्या होते हैं। तो पहला है आपका शैक्षणिक कारक। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन बी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट, इनएप्रोप्रिएट टीचिंग। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किसके कारण हो सकते हैं, अगर पर्याप्त तरीके से नहीं पढ़ाया गया हो, गलत तरीके से पढ़ाया गया हो, अनस्किल्ड एंड इनएफिशिएंट ट्रेंड टीचर्स हो, जो टीचर हैं वो ट्रेंड ना हो, उनके अंदर में स्किल्स ना हो, गुण संपन्न ना हो, तो उसी को इनएफिशिएंट कहा गया है। टू है और लो टीचर्स एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के प्रति उनकी उम्मीद हो कि बच्चा जो है ना के बराबर काम करे या इतना ज़्यादा काम करे जितना उसका लेवल नहीं है। एंड इन अप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड करिकुलम, और ऐसे बच्चे के पास अगर मटेरियल अच्छा नहीं हो, जो बुक वो पढ़ रहा है उस मटेरियल की बात हो रही है, अगर अनुचित है, इन अप्रोप्रिएट है, या करिकुलम जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो उसके अनुरूप नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं दे रखे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी कॉज्ड बाय मिसपरसेप्शन एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अनहेल्दी क्लासरूम क्लाइमेट एंड लैक ऑफ स्कॉलिस्टिक मोटिवेशन। ये किन किन कारणों से हो सकते हैं, तो मिसपरसेप्शन के कारण, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है अगर वो सही नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनमें कमी है, तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। क्लासरूम की क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं है तो अनहेल्दी क्लासरूम क्लाइमेट, और अगर स्कॉलिस्टिक मोटिवेशन कमज़ोर है तो। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय जो आपका कारक है उसके बारे में दे रखे हैं। तो अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एट होम डेवलप्स लैंग्वेज डेप्रिवेशन। लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशल रोल इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। कहते हैं घर पर में बच्चे को बार बार जो है अगर अच्छा काम करता है उसको बढ़ावा ढाढ़स नहीं दिया जाता है, साहस नहीं बढ़ाया जाता, हिम्मत नहीं जुटाई जाती है, तो उसी को अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एट होम कहा जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे लैंग्वेज से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज दे रखा है एक कौन सा रोल प्ले करते हैं, क्रूशल रोल, मतलब आवश्यक रोल प्ले करते हैं चाइल्ड की एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे की जो पर्यावरण है या माहौल है उनमें। आगे है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब शरीर के ऊपर संबंधित जो कारक है उनके ऊपर दे रखा है। कहते हैं ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन पे चोट लग गया हो, ब्रेन घायल हो गया हो,
डैमेज्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर क्षतिग्रस्त हो गया हो, जेनेटिक फैक्टर, अगर जीन्स जो माता पिता से बच्चों में जाती है उसके कारण कुछ हुआ हो, प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, पोस्टनेटल प्रॉब्लम जन्म के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का कारण बन सकते हैं, ऑल्सो लीड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़। चलिए इस वीडियो का अब लास्ट करने जा रहे हैं, वो है 3.12.2 में, यह है आपका रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, तो रेमेडियल मेजर्स क्या है, मतलब ये जो सारी समस्याएं हैं आखिर इसको सुधार करने के क्या क्या उपाय हैं उनके ऊपर दे रखा है। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन द रेगुलर क्लासरूम द लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड कैन बी प्रोवाइडेड। लर्निंग क्लासरूम में ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसे बच्चों को क्या क्या दी जा सकती है। पहला तो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो एक एक करके उनको बताया जाए कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है, इसी को कहा गया है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब पहले से ही कार्यक्रम तैयार हो और फिर उसको इंस्ट्रक्शन के जरिए समझाया जाए। ओपन क्लासरूम एट द एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पर में इनका क्लासरूम ओपन हो, मतलब ये कहीं भी जाके बैठ सके, मतलब आम बच्चों के साथ भी ये बैठ के पढ़ाई कर सके। आगे चलते हैं, आगे है अ स्किल बेस्ड अप्रोच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल ट्रीटमेंट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। कहते हैं ये जो स्किल बेस्ड अप्रोच होते हैं जिसमें स्किल्स बहुत अच्छा होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एजुकेशनल ट्रीटमेंट के लिए, खास करके लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। तो इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल ट्रीटमेंट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिविटीज़ हैव टू बी केयरफुली selected by the teacher, provide lot of practice to ensure skill mastery and show the child how to apply the skills that is learned। कहते हैं इंस्ट्रक्शन और जो एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक रूप से चुने जाने होते हैं टीचर के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस देना होता है, प्रोवाइड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू इंश्योर स्किल मास्टरी, मतलब एक स्किल मास्टरी को निश्चित करने के लिए, एंड शो द चाइल्ड हाउ टू अप्लाई द स्किल्स दैट इज़ लर्नड, और बच्चों को भी दिखाना होता है कि बच्चे ने जो स्किल सीखा है वो उसको कैसे अपने रोज़ की ज़िंदगी में अप्लाई करें। इफ़ द स्कूल कैन, अगर स्कूल ऐसा कर सकते हैं, ए रिसोर्स रूम टू गिव द एडेड इंस्ट्रक्शन आवर्स कुड बी अरेंज्ड, तो एक कोई रूम स्पेशल की व्यवस्था हो सकती है जिसमें अलग से इंस्ट्रक्शन का समय दिया जा सकता है और इसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर करेंगे। बाय देन I have covered it during my tour hour because many of my friends, they are out of the room and I am singly closed up myself here, and I started just recording this video because of your examination, so you can just now enjoy your exam. Best of luck for you.